गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे साइंस का क्वेश्चंस। हम लोग पिछले 4 वीडियो में हम लोग देखा था क्वेश्चन नंबर 60 तक के देखा था और उसका एक्सप्लेनेशन भी किया था हम लोग, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, है ना। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का आपका जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 61, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्या स्क्रीन पे दिया है ना। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है गोंद, बी नंबर में आपका दिया टैनिन, सी नंबर में आपका दिया रेजिन और डी नंबर में दिया है आपका ऑल, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। सभी आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इससे संबंधित और कुछ अध्ययन कर लेते हैं जो इसमें आपको पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। डी में क्या है आपका दिया हुआ, ऑल दिया, यानी ए बी सी सही, तीनों सही है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछेगा कि पौधों में उत्सर्जी जो होते हैं, पौधों का, है ना, उत्सर्जी पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जी पदार्थ ये संचित कहाँ रहता है ना, संचित रहता है। तो ये संचित कहाँ रहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसके पत्ती में रहता है, कहाँ रहता है, तना में रहता है, कहाँ रहता है, छाल में रहता है, कहाँ रहते हैं, फूल में भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फल में भी रहते हैं, और कहाँ रहते हैं, इसके अंतर कोशिकीय कोशिका में भी रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ देगा इसके उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प, ये भी इसका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है ना। अगर ये मतलब कि जो इन पौधों में या जीव जंतुओं में जो उपयोगी नहीं हो उसी को तो हम बाहर निकाल देते हैं ना, है ना। जितना उपयोगी रहता है उसको ले लेते हैं, जो अनुपयोगी होता है उसे बाहर निकालते हैं, उसी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प, है ना, ये कैसे निकलते हैं, तो रंध्र व वात रंध्र। ध्यान दीजिएगा, रंध्र व वात रंध्र से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना। यहां तक का कोई दिक्कत नहीं ना। आपसे पूछेगा इसका मृत कोशिका कहां संचित रहता है। ध्यान दीजिएगा, मृत कोशिका कहां संचित रहता है। मृत कोशिका, जो इसके मृत कोशिका होते हैं वो कहां संचित हो जाते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, अंतः काष्ठ में, है ना, अंदर काष्ठ में ये क्या हो जाते हैं, संचित रहते हैं। और आगे आप लिख लीजिएगा टैनिन, है ना, टैनिन, मैंने क्या बताया, टैनिन। ध्यान दीजिएगा, टैनिन कहाँ संचित रहता है, तो वृक्ष के छाल में होते हैं। कहाँ होते हैं, वृक्ष के छाल में। ये टैनिन प्राप्त किया जाता है किस पेड़ से, तो साल के पेड़ से, है ना, साल ये पेड़ का नाम है, आप ये लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आप लिख लीजिए, है ना, रेजिन। रेजिन किससे प्राप्त किया जाता है, ध्यान दिया, रेजिन संचित कहाँ रहता है, आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो याद रखिएगा, रेजिन जो होते हैं वो पुराने जाइलम में होते हैं, है ना, पुराने जाइलम में होते हैं। जाइलम और फ्लेम होता है ना, तो पुराने जाइलम में होता है। ये प्राप्त होता है किससे, तो चीड़ से प्राप्त होते हैं, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होते हैं, है ना। उसके बाद आपसे पूछेगा गोंद, है ना, ये गोंद कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, यह भी हमारे कहाँ रहते हैं, तो पुराने जाइलम में रहते हैं। ये भी रहते हैं पुराने जाइलम में रहते हैं। ये प्राप्त होते हैं बबूल के पेड़ से प्राप्त होते हैं ना, बबूल के पेड़ से। एक और आप लिख लीजिए, है ना, लैटेक्स लिख लीजिए, है ना, लैटेक्स किससे प्राप्त होता है और लैटेक्स रहता कहाँ है, तो आप याद रखिएगा तना व पत्ती से, है ना, तना व पत्ती से हम लोग निकालते हैं। ये मिलता है किसमें, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, बरगद लिख लीजिएगा। कहाँ लिख लीजिएगा, बरगद लिख लीजिएगा, है ना, पीपल आप लिख लीजिएगा, है ना, पीला कनेर लिख लीजिएगा, पीला कनेर लिख लीजिएगा। इन सभी चीजों से ये आपके क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 में आपका क्या दिया गया है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है आपसे पूछा है ना। ए नंबर में दिया है पेट्रोलियम, बी नंबर में दिया है कोयला, सी नंबर में दिया है बायोगैस और डी नंबर में दिया है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बायोगैस, है ना। ये अनवीकरणीय नहीं है बल्कि ये नवीकरणीय है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया सी, है ना, बायोगैस, है ना। चलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, है ना, कि ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, ऊर्जा के स्रोत, है ना,
ऊर्जा की स्रोत जो होते हैं उनको मैं दो भागों में अगर बांटता हूं तो पहला भाग हम लिखते हैं, है ना, नवीकरणीय। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिखा, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो क्या एक शब्द में आप लिख लीजिएगा या आप एक थोड़ा सा में आप लिख लीजिए, जो समाप्त, ध्यान दीजिएगा, जो समाप्त ना हो, है ना, यानी कि जिसे हम अधिक से अधिक मात्रा में फ्यूचर में कितना भी हम लोग यूज करेंगे तो वो समाप्त नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय। या आप कह सकते हैं जो पुनः तुरंत का तुरंत बनता जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय। जैसे आप एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, जैसे आपका हुआ सूर्य प्रकाश हो गया या सौर ऊर्जा आप कह सकते हैं, जैसे आपका हो गया जल ऊर्जा हो गया, है ना, जैसे आपने क्या लिखा, सूर्य ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, आप लिख सकते हैं पवन ऊर्जा हो गया, है ना, पवन चक्की वगैरह चलता है। आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आप, है ना, सागरीय ऊर्जा, है ना, सागरीय ऊर्जा हो गया, या आप लिख सकते हैं तरंग ऊर्जा लिख सकते हैं, है ना, तरंग ऊर्जा लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ना ज्वारीय ऊर्जा लिख सकते हैं, है ना, ज्वारीय ऊर्जा लिख सकते हैं। और आप भूतापीय ऊर्जा लिख सकते हैं, है ना, भूतापीय ऊर्जा लिख सकते हैं। और आप याद रखिएगा, है ना, जैव मात्रा लिख सकते हैं, है ना, जैव मात्रा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। तो ये आपका कैसा है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आप लिख लीजिएगा अनवीकरणीय, है ना, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे, जो क्या हो, है ना, समाप्ति हो, है ना, जिसको अत्यधिक यूज करने के बाद फ्यूचर में क्या हो जाए, समाप्त होने की संभावना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, है ना, कोयला लिख सकते हैं, है ना, आप तेल लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, पेट्रोलियम लिख सकते हैं, है ना, आप क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं, है ना, प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जो होगा, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, मैं यूरेनियम की बात कर रहा हूं, है ना, यूरेनियम क्या, तो ये आपका क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये सब आपका क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। यहीं पे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन, ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन में आपका कौन कौन से आते हैं, कोयला आते हैं, है ना, पेट्रोलियम आते हैं, और कौन आते हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना, प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस, ये आपके तीनों क्या आते हैं आपके, है ना। तो आप इसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2, बी नंबर में दिया है 2, सी नंबर में दिया है 3 और डी नंबर में दिया है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, है ना। चलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका आंसर। समझिए सबसे पहले परावर्तन कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जब प्रकाश की किरणें, है ना, किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, यानी स्मूथ पे पड़ती है ना, तो पढ़ने के बाद क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक समतल दर्पण है, तो पढ़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कहलाता है आपतित किरण, आप याद रखिएगा, है ना, ये क्या कहलाता है आपका, आपतित किरण। ये आपका क्या कहलाता है, परावर्तित किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और इन दोनों के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, है ना। तो इसके कितने नियम होते हैं बाबू, तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बात मैं लिखूंगा, है ना। आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, और कौन, परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण। ये क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं,
एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं, ये फर्स्ट नियम आपका कहता है। और दूसरा कहता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपसे स्टूडेंट्स अगर ये पूछ दे कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि अपवर्तन हम लोग कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका क्या हो, 2 माध्यम की मैं बात करता हूं। जैसे मान लिया जाए मैंने ये एक माध्यम आपका ले लिया, ग्लास ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया आपका, है ना। ये कैसा माध्यम है आपका, कांच है, और ऊपर आपका क्या है, हवा है। ध्यान दीजिएगा, हवा। तो इसमें प्रकाश की चाल कितना होता है ना, इसमें प्रकाश की चाल 2 इंटू कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें कितना होता है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जिसमें अगर ज्यादा हो, प्रकाश की चाल ज्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विरल बोलते हैं, और प्रकाश की चाल कम हो तो सघन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कांच की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पे आपका एक क्या दिया गया, अभिलंब दिया गया, है ना। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण पड़ती है ना, तो ये क्या होती है, या तो अभिलंब से दूर भागती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये विरल से आपका किस में आ रहा है, सघन में आ रहा है। तो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मुड़ जाएगा, है ना। तो प्रकाश की इसी घटना को, है ना, प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ बातें मैं लिख देता हूं। अगर विरल से, ध्यान दीजिएगा, विरल से जाएगा सघन में, है ना, तो क्या होगा, अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। दूसरा बात, अगर आपका जाएगा सघन से विरल में, है ना, सघन से विरल में, तो क्या होती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। और तीसरी बात है, अगर इसी पे आपका क्या पड़ जाए, लंबवत पड़ती है, क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो क्या होती है ना, लंबवत ही निकल जाती है। क्या होती है, लंबवत ही निकल जाती है। अब समझिएगा इसके कितने नियम होते हैं, तो इसके भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम वही नियम, है ना, आपतित किरण, इसको मैं बोलता हूं, और इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये आपका क्या है, अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। और इस नियम को किसने दिया था, दूसरे नियम को किसने दिया था, अस्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या दिया गया, कारण निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन नहीं है। ए नंबर में दिया कोयला, बी नंबर में दिया पेट्रोलियम, सी नंबर में दिया प्राकृतिक गैस, और डी नंबर में दिया है यूरेनियम। तो जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है, आपका यूरेनियम आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। सबसे पहले आप समझिए कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन क्या होता है। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ये क्या है, अनवीकरणीय है। क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, है ना, जो क्या हो, समाप्ति हो, है ना, जो क्या हो, समाप्ति हो, भविष्य में ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं जीवों, है ना, जीवों और पादपों। ध्यान दीजिएगा, पादपों, जीवों में कौन कौन आ गया, पादपों, और आपका क्या आ गया, जंतुओं, है ना। पादपों और जंतुओं के, है ना, जब मरने सड़ने गलने के बाद, है ना, मर गया सड़ गया, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, उच्च ताप एवं उच्च दाब पे 1-2 साल में नहीं, है ना, लाखों साल करोड़ों साल के बाद, है ना, जो ईंधन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से, है ना, जब पादप आपका क्या हो जाएगा, है ना, सड़ने गलने के बाद लाखों साल के बाद, तो यही आपका पेड़ पौधा से क्या आपका बनता है, कोयला बनता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बनता है, कोयला। कोयला किससे बनता है, पादप से, पेड़ पौधे से बनता है। लेकिन जब समुद्री, ध्यान दीजिएगा,
समुद्री जो जीव होते हैं, क्योंकि समुद्र में क्या होते हैं, बहुत सारे विशालकाय क्या होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो समुद्री जब जीव मरते हैं तो उनके तलहटी में जाकर के बैठ जाते हैं, तो उनके परत दर परत क्या होता है, धूल कण बैठते चला जाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप दाब के बाद से वो क्या बन जाते हैं, जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं। तो समुद्री जीव से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। और इसी पेट्रोलियम से क्या निकाला जाता है, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, मोम हो गया, ये सब इसी से, फ्यूल ऑयल्स हो गए, इसी सब किससे निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। और जहां पे ये पेट्रोलियम पदार्थ रहता है ना, जिस कुआं में रहता है, जिस चट्टान के नीचे रहता है, तो उसमें जो चट्टान के ऊपर का जो आवरण होता है ना, उनमें जो गैस भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, आपका प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है ना। तो आपका जीवाश्म ईंधन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस प्राकृतिक गैस को क्या कर देता है ना, कंप्रेस्ड कर देता है, यानी कि इसको बहुत सा कंप्रेसर से कर करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएनजी कहते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछता है तो आप लिख लीजिएगा, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि सीएनजी का उपयोग किस में करते हैं, तो वाहनों को चलाने में करते हैं। किसको करते हैं, वाहन को चलाने में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और आपसे पूछता है एलपीजी, इसको हम लोग कहते हैं, है ना, लिक्विफाइड, है ना, पेट्रोलियम, है ना, गैस कहते हैं। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो खाना बनाने में किया जाता है। किसमें क्या आता है, खाना बनाने में किया जाता है। आपसे पूछ देगा कि ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, पेट्रोलियम का तो हम लोग किसमें करते हैं, वाहनों को चलाने में करते हैं, है ना, वाहनों को चलाने में करते हैं, नहीं करते हैं, है ना, पेट्रोलियम का यानी पेट्रोल का, डीजल का प्रयोग करते हैं, वाहनों को चलाने में करते हैं। और किसमें करते हैं, है ना, डीजल वगैरह चलाने में करते हैं ना, डीजल इंजन, है ना, डीजल इंजन चलाने में करते हैं। आपसे पूछेगा कोयला का उपयोग किसमें करते हैं, तो हम लोग खाना बनाने में भी करते हैं कोयला का उपयोग। और कहाँ करते हैं, भट्ठी में भी उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, भट्ठी में भी उपयोग करते हैं, ईंट वगैरह पकाने में भी इसमें भी प्रयोग करते हैं। पहले आपका क्या चलता, ट्रेन भी किससे चलता था, तो आपका कोयला से भी चलता था, है ना। चलिए, ऊर्जा उत्पादन करने में भी हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या दिया गया है। विद्युत बल्ब में भरी गैस होती है। ए नंबर में हाइड्रोजन होती है, बी नंबर में ऑक्सीजन होती है, सी नंबर में निष्क्रिय गैस होती है, और डी नंबर में ऑल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसमें कौन सा गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है ना। कौन सा गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस भरा जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि विद्युत बल्ब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। विद्युत बल्ब एक क्या है, तो आप लिख लीजिएगा, विद्युतीय उपकरण है। क्या है, विद्युतीय उपकरण, यानी कि विद्युत धारा से चलने वाला ये क्या है, उपकरण है। ध्यान दीजिएगा, इसका कार्य क्या है, ये किसका कार्य क्या है, विद्युत बल्ब का कार्य क्या है, तो यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। किसमें बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। और थोड़ी सी इसमें क्या निकलता है, उष्मा ऊर्जा भी निकलता है ना। प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा भी निकलता है। चलिए, आप ये भी आप लिख लीजिए कि बल्ब में, है ना, बल्ब का, है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। डब्ल्यू फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा 74 नंबर में होता है ना। आपसे ये पूछता है कि, है ना, टंगस्टन का गलनांक क्यों उपयोग किया जाता है ना, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है ना, इसका गलनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक इसका क्या होता है, उच्च। कितना होता है, तो आप लिखिए लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस पर भी यह गलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा गैस भरी होती है ना, इसमें गैस भरी होती, कौन सा गैस भरी होती है, तो इसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है। कौन सा गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैस में भी कौन सा गैस भरा जाता है,
आर्गन गैस ज्यादातर आपका उपयोग किया जाता है। चलिए एक दो पॉइंट और आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए विद्युत हीटर में, ध्यान दीजिएगा विद्युत हीटर है ना, विद्युत हीटर का क्या काम होता है, तो आप ये भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, ध्यान दीजिएगा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो उष्मा ऊर्जा में, है ना, उष्मा ऊर्जा में बदलता है। हम लोग इसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में क्या लगा रहता है, तो नाइक्रोम होता है। क्या होता है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम होता है। और आप लिख लीजिएगा विद्युत इस्त्री में भी, ध्यान दीजिएगा विद्युत इस्त्री में भी किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है, किसका, निकेल प्लस क्रोमियम का एक बना हुआ मिश्र धातु होता है। तो नाइक्रोम में, ये विद्युत इस्त्री में भी नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, और निकेल और क्रोमियम का ये बना हुआ एक मिश्र धातु होता है। इसमें एक चीज और उपयोग किया जाता है, अबरख का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, अबरख का। अबरख के ऊपर नाइक्रोम का तार होता है, और विद्युत हीटर में जो तार लगा होता है जो लाल रंग का हो जाता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है, सूर्य प्रकाश ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ए नंबर में दिया है 7, बी नंबर में दिया है 8, सी नंबर में दिया है 5 और डी नंबर में दिया है 4। तो सूर्य प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में हो जाएगा आपका कितने रंग, 7 रंग हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस सूर्य प्रकाश, ध्यान दीजिएगा सूर्य प्रकाश क्या है ना, सभी जीवधारियों के, ध्यान दीजिएगा सभी जीवधारियों के लिए, है ना, एकमात्र, है ना, एकमात्र ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, आपका सूर्य प्रकाश है, सूर्य है। यानी कि सूर्य है तो अन्य सभी ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा है तो सभी ऊर्जा है ना, पवन हो जल हो सभी है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा सूर्य प्रकाश कितने रंगों का मेल से बना है ना, सूर्य प्रकाश है ना कितने रंगों से, तो 7 रंगों के मेल से बना है, 7 रंगों के मेल से बना है। सबसे पहले इस बात का प्रूफ किसने किया था, तो न्यूटन महोदय ने किया था। किसने किया था, न्यूटन महोदय ने किया था। और कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था कि सूर्य प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना है। किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। ध्यान दीजिएगा वह रंग कौन कौन सा है, तो बैजानी ह पी ना ला, है ना। बै से क्या हो गया आपका बाबू, बैगनी। ज से आपका क्या हो गया, जामुनी। और नी से क्या हो गया आपका, नीला। ह से आपका क्या हो गया, हरा, है ना। और पी से क्या आपका हो गया, पीला। और ना से आपका क्या हो गया, नारंगी। और ला से आपका क्या हो गया, लाल। ध्यान दीजिएगा इनमें से क्या होता है, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका होता है ना, सबसे ज्यादा जो तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य होता है वो किसका होता है, लाल का। कहीं कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन। कहीं पे 7900 देता है, कहीं पे 7000 देता है। ध्यान दीजिएगा 1 एंगस्ट्रॉन बराबर, यहां से आपका क्वेश्चन एक पूछता है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा उसका कम क्या क्या चीज होगा, ध्यान दीजिएगा विचलन कम होगा। क्या होगा, विचलन कम होगा। किसका, लाल का। ध्यान दीजिएगा उसका आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। आवृत्ति क्या होगा, है ना, आवृत्ति भी क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। और यह मुड़ेगा क्या, कम। यह मुड़ेगा भी कम, है ना। चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ। विचलन इसका क्या होता है, कम होता है। आवृत्ति क्या होता है, कम होता है। मुड़ेगा भी कम। ध्यान दीजिएगा आपसे पूछ लेगा कम तरंग धैर्य किसका होता है ना। कम तरंग धैर्य किसका होता है, कम तरंग धैर्य किसका होता है, तो बैगनी का होता है। कितना होता है, तो लगभग 3900 एंगस्ट्रॉन के बराबर। कहीं पे 3800 भी देता है, आप ध्यान दे लीजिए। कहीं पे 4000 भी देता है। ध्यान दीजिएगा इसका विचलन आपसे पूछ देगा तो क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि जिसका तरंग धैर्य कम, विचलन ज्यादा। इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है ना। मुड़ेगा कितना, तो ये अधिक मुड़ेगा,
है ना, ये मुड़ेगा कितना, अधिक मुड़ेगा। और जब इसे, है ना, प्रिज्म से होकर के हम लोग गुजारते हैं तो 7 रंग में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। कितने रंग में बढ़ जाती है, 7 रंग में विभक्त हो जाती है, और ये 7 रंग आपका यही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिज्म से गुजारने के बाद, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, एक उसके साइड में पट्टी रख देते हैं, दूसरे साइड में एक पर्दा लगा देते हैं, तो वर्णों का एक पट प्राप्त हो जाता है ना, वर्णों का एक क्या होता है, पट प्राप्त होता है, एक पट प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण पट कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो आपसे ये भी पूछता है कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो स्पेक्ट्रम में भी 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 67 में क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ए नंबर में ऑप्शन दिया गया निर्वात, बी नंबर में ऑप्शन दिया है वायु, सी नंबर में ऑप्शन दिया है जल, और डी नंबर में ऑप्शन दिया है आपका कांच। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, है ना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सबसे पहले आप ये समझिए, है ना, प्रकाश क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रकाश क्या है, तो आप बोलिएगा ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है ना। दूसरा पॉइंट, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्वयं दिखाई देता है, तो स्वयं दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें किसी चीज को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। इसके बिना हम किसी चीज को नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। आप ये भी याद रखिएगा, प्रकाश एक क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इस तरंग की पूछता है प्रकृति कैसी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य नहीं होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपसे पूछता है कि प्रकाश गमन करती है ना, प्रकाश गमन करती है, तो कैसे गमन करती है ना। प्रकाश गमन करती है, कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है ना, सीधी रेखा में गमन करती है। और इसे गमन करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, गमन करने के लिए क्या किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, जी नहीं। इसे द्रव्यात्मक माध्यम, है ना, द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता, द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, नहीं होती है। यानी कि निर्वात से भी होकर, है ना, निर्वात से भी होकर गुजरती है ना। आप ये भी याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी को आपको लिख देगा बाबू 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को लिख देता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप याद कर लीजिएगा, है ना। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, लगभग होता है। क्या होता है, लगभग होता है। आपसे पूछ देगा, फिर आप इसको किलोमीटर में बदल लीजिएगा, है ना। यहाँ पे 5 हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, लाख लिख देगा, है ना। बस 3 आप लिख लीजिएगा। पानी में कितना होता है बाबू, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को आप लिख सकते हैं, है ना, 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आप लिख सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 68 में आपका क्या दिया गया, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक तत्व हैं। पहला नंबर में दिया सूर्य प्रकाश, बी नंबर में दिया CO2 + H2O, सी नंबर में दिया है क्लोरोफिल, और डी नंबर में दिया है ऑल। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी में ऑल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, तो सभी हरे पेड़ पौधे, ध्यान दीजिएगा, सभी हरे पेड़ पौधों में होता है।
पेड़ पौधों में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आवश्यक तत्व कौन कौन से है, आवश्यक तत्व कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होता है क्लोरोफिल, है ना, जो पाया कहाँ जाता है, हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में होता है ना। याद रखिएगा, इसी में होता है ना, प्रकाश को अवशोषित करने का गुण, है ना, प्रकाश को अवशोषित करने का गुण किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। दूसरा आपका क्या होता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संश्लेषण की क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तीसरा आपका क्या होता है, H2O, ये प्राप्त कहां से करता है, तो जमीन से प्राप्त करता है। और जमीन से फिर ये कैसे जाता है, तो पेड़ पौधों में एक उत्तक होता है जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम उत्तक कहते हैं। जाइलम उत्तक के माध्यम से कहां तक जाता है, आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है कहां, पत्ती में पाया जाता है ना। चलिए, चौथा आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। ध्यान दीजिएगा, और ये सभी प्रक्रिया के बाद प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो आप याद रख लीजिएगा C6H12O6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आपसे ये पूछता इसका उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो निकलता है ऑक्सीजन निकलता है। आपसे ये पूछेगा ऑक्सीजन कहां से निकलता है, ध्यान दीजिएगा, CO2 वाला ऑक्सीजन है या H2O वाला है, तो ये रहता H2O के विखंडन वाला, H2O के विखंडन से आपका क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, जो उप उत्पाद के रूप में होता है। आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 और O2 का जो आदान प्रदान होता है ना, आदान प्रदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो रंध्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से होता है। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, है ना, आपसे पूछ देगा, है ना, फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो हम लोग फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, पत्ती को कहते हैं, है ना। पत्ती क्या होता है, पत्ती, और पत्ती के अंदर आपका क्या होता है ना, हरित लवक, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक होता है। और इस हरित लवक में होता है पर्ण हरित, जिसके कारण से हरा रंग होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और इसके अंदर आपसे क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए, है ना, भोज्य पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम उत्तक के माध्यम से होता है। और जल का होता है जाइलम से, और भोज्य पदार्थ का क्या होता है, फ्लोएम से होता है। ध्यान दीजिएगा, जल क्या होता है, एक दिशीय होते हैं, क्योंकि जल कहां जाता है, जमीन के नीचे से कहां तक जाता है, पत्ती तक के जाती, पत्ती तक के जाती है, और भोजन का निर्माण पत्ती में होता है। लेकिन भोजन का जो बने हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन क्या होता है, सभी दिशाओं में होती है। क्या होती है, सभी दिशाओं में होती है, क्योंकि भोजन बनने के बाद क्या होता है, पत्ती से, है ना, वो सभी भाग में, तना में, जड़ में, सभी भागों तक के पहुंचती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 69 में आपका क्या दिया गया, वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं। ए नंबर में दिया 28, बी नंबर में दिया 24, सी नंबर में दिया 20 और डी नंबर में दिया है 32। तो वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं, तो होते हैं 32 टीथ होते हैं, यानी कि 32 दांत होते हैं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। कितना हो जाएगा, 32 दांत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये समझिएगा, है ना, दांत का अध्ययन, है ना, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, है ना, मनुष्य में, है ना, दांत क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के, है ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, है ना। इसलिए मनुष्य के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोडेंट होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोडेंट
डेंट होते हैं। जैसे हम लोगों के दांत या आप जानवर के दांत देखते हैं, है ना, कुत्ता का दांत देखते हैं, टाइगर का दांत देखते हैं, तो आप जिस स्क्रीन पे आप देखिए तो इनका टाइगर का दांत क्या दिख रहा है आपका, दो एकदम बड़ा बड़ा निकला हुआ दिख रहा है ना। बाकी ये सब अलग दांत होता है, ये सब अलग। कुत्ता का भी आप देख रहे होंगे, है ना, तो कुत्ता का भी आपका क्या रहता है, दांत, दो दांत क्या था, इस ये वाला दांत आपका निकला हुआ रहता है ना। तो इसमें जो दांत होता है अलग अलग प्रकार का था, जिसका दांत अलग अलग प्रकार का होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोडेंट, और जिसका दांत सेम होगा, एक जैसा दांत रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोडेंट। जैसे आप देख रहे हैं मगरमच्छ और मछली का दांत क्या आपका होता है, होमोडेंट, एक जैसा दिखता है ना। आप लिख लीजिएगा, है ना, होमोडेंट किसका दांत होता है ना, होमोडेंट होता है आपका मछली का होता है, मगरमच्छ का होता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। आपसे पूछेगा प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं 4 प्रकार के, आप लिख लीजिएगा। पहला प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, कतरनक कहते हैं। क्या कहते हैं, कतरनक। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या टोटल होती है 8। कितनी होती है, 8, है ना। इसका काम क्या होता है, काटना होता है। क्या होता है, काटना होता है। आपका ये जो आपका 4 दांत दिख रहा है, ये वाला 4 दांत, ये वाला 4 दांत, 4 4 कितने हो गए आपका, 8 दांत। इसका काम है काटने का। दूसरा आपका क्या होता है, भेदक होता है। क्या होता है, भेदक। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। इसका काम क्या होता है, फाड़ने का काम होता है ना, फाड़ने या चीरने का काम होता है, चीरने फाड़ने का कार्य होता है। हम लोग का ये जो चारों दांत जो होता है, या आप टाइगर में देखते हैं या फिर डॉग्स में आप देखते हैं, ये जो दांत निकला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भेदक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तीसरा आप लिख लीजिएगा अग्रचवर्णक, है ना, अग्रचवर्णक, है ना। चबाने के पीछे वाला जो आगे जो दांत रहता है उसको, इसकी संख्या कितनी होती है आपका, 8 होती है। इसका काम क्या होता है, चबाना होता है। और आपका चौथा प्रकार के जो दांत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, चवर्णक बोलते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 12 होती है। इसका काम क्या होता है, पीसना होता है। क्या होता है, पीसना। ध्यान दीजिएगा, दांत के सबसे ऊपरी परत जो होता है, सबसे ऊपरी परत को, है ना, ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं। याद रखिएगा, ये मानव शरीर का सबसे क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है ना। अगर आपसे पूछ दे, है ना, इस पूरे दुनिया में सबसे हार्ड पार्ट कौन होता है, तो डायमंड होता है, हीरा होता है। और मनुष्य का सबसे हार्ड पार्ट कौन होता है, तो दांत का क्या होता है आपका, एनामेल होता है। क्या होता है, दांत का एनामेल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 70 में आपका क्या दिया गया है, मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ए नंबर में दिया है बड़ी आंत, बी नंबर में दिया है छोटी आंत, सी नंबर में दिया है यकृत, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर में हो जाएगा, है ना। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये समझिए कि पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र की मैं बात करता हूं, पाचन तंत्र क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आहार नाल, है ना, आहार नाल, और ध्यान दीजिएगा पाचन ग्रंथियां, है ना, पाचन ग्रंथियां, है ना, को मिला करके क्या बनता है, पाचन तंत्र बनता है। समझिएगा, आहार नाल की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। आहार नाल, तो मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ध्यान दीजिएगा। और आहार नाल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में भोजन जहां जहां तक जाएगा वो आहार नाल रहेगा। तो कहां जाता है, पहले भोजन मुंह में जाता है, मुंह से फिर कहां जाता है, हमारी ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से कहां जाता है, अमाशय से, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत। उसमें यकृत और आप अग्नाशय को शामिल नहीं कर लीजिएगा, और पित्त वगैरह को शामिल नहीं कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आहार नाल में ये भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा आहार नाल किसका होता है, तो शाकाहारी का होता है। किसका होता है, शाकाहारी का होता है सबसे बड़ा आहार नाल। उसके बाद किसका होता है, सर्वाहारी का होता है। और सबसे छोटा किसका होता है, तो आप लिख लीजिएगा मांसाहारी का होता है। किसका होता है, सबसे छोटा आहार नाल मांसाहारी का, सबसे बड़ा शाकाहारी का होता है। ध्यान दीजिएगा। हम मनुष्यों में आहार नाल के भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका मुख्य। मुख्य में आपका क्या होता है, सहायक करने के लिए जीभ होता है, आपका दांत होता है, और क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां
होती है। और भोजन का पाचन शुरू आपका यही होता है। भोजन का पाचन शुरू कहाँ होता है? तो किसमें होता है? मुख्य में होता है। कहाँ होता है? मुख्य में होता है। क्या पचता है? तो आप लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट पचता है। क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट पचता है। और पचाने वाला कौन होता है? तो एमाइलेज होता है। कौन होता है? एमाइलेज या टॉयलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। क्या पूर्णता पचाता है? तो आंशिक पाचन होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। दूसरा चीज हम लोग आ जाते हैं ग्रास नली। वहां से भोजन कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में। आप याद रखिए, ग्रास नली में भोजन नहीं पचता है। भोजन नहीं पचता है। भोजन नहीं पचता है। कहाँ नहीं पचता है? तो आप याद रखिए, ग्रास नली में भोजन नहीं पचता है। ग्रास नली के बाद आपका भोजन कहाँ आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? आमाशय में आ जाता है, जहां पे आपका कौन पचता है? प्रोटीन पचता है। और प्रोटीन को पचाने के लिए कौन पचाता है? तो आप लिख लीजिएगा, पेप्सिन नामक एंजाइम से प्रोटीन पचता है। और वसा किससे पचता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम से पचता है। और ये दोनों जो पचता है आपका आंशिक पचता है। क्या पचता है? आंशिक, पूर्णतः नहीं पचता है। और आप यहां पर लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, आप उसके बाद भोजन कहां चला आता है? छोटी आंत में। कहां आ जाता है? छोटी आंत में। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आप ये भी लिख लीजिएगा, क्या होता है? पूर्ण पाचन कहां होता है? तो छोटी आंत में होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट ये टूट जाता है किसमें? आपका ग्लूकोज में। कौन तोड़ता है? तो एमाइलेज, है ना, एमाइलेज नामक एंजाइम, एमाइलेज, एमाइलेज इसका पूर्ण पाचन। ध्यान दीजिएगा, इसमें वसा किसमें टूट जाता है? तो बसीय अम्ल में टूटता है। कौन पचाता है? तो लाइपेज, है ना। और तीसरा आपका बच गया आपका प्रोटीन। प्रोटीन को कौन पाचन? ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो ट्रिप्सिन से होता है। किससे होता है? ट्रिप्सिन से। और प्रोटीन किसमें टूट जाता है? तो अमीनो अम्ल में टूटता है। किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में टूट जाता है। आप ये भी आप याद रखिए, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है ना? भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आप यही आप लिख लीजिएगा, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के इलियम के द्वारा होता है ना। छोटी आंत के इलियम के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत, है ना, बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन क्या बड़ी आंत में होता है? तो भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है। बड़ी आंत में एक अवशेषी अंग पाया जाता है ना, अवशेषी अंग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 71 में आपका दिया, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, यानी कि काल्पनिक होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर में हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक होता है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, समतल दर्पण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसमें बने प्रतिबिंब की चर्चा कर रहा हूं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा, कैसा बनता है? आभासी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। और इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे। यह क्या रहता है? वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु के समान आकार का होता है ना। और ये क्या रहता है? दर्पण से समान दूरी पर, है ना, दर्पण से समान दूरी पर बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है ना? पार्श्व उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्व उल्टा होने, यानी कि दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई पड़ता है। अगर मैं आपसे बोल दूं, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूं, अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आपका, है ना, वो क्या होता है आपका? काल्पनिक होता है ना, और वास्तविक, है ना, काल्पनिक और वास्तविक, है ना, काल्पनिक और वास्तविक।
और वास्तविक क्या होता है, दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बना प्रतिबिंब, अवतल में जो बना प्रतिबिंब होता है, अगर आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। होगा कैसा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा। और वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होता है। अगर इसी को हम लोग कहां रखते हैं, फोकस पर रख देते हैं ना, फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ये कंडीशन सबसे ज्यादा आपसे पूछता है। जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो सी पर ही बनता है और वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, वस्तु के समान होता है। और एक कंडीशन और आप इसमें लिख लीजिएगा कि इसमें जो होता है, अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम फोकस के अंदर रखते हैं, फोकस के अंदर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसी गुण के कारण से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के रूप में, शेविंग मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए आप एक लिख लीजिए, उत्तल का भी लिख लीजिए। उत्तल दर्पण में जब कहां रखा जाता है, फोकस के अंदर, ध्यान दीजिएगा, फोकस के अंदर रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, लेकिन याद रखिएगा वस्तु के छोटा बनता है। इसी गुण के कारण से हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि पीछे से आने वाली बहुत सारी गाड़ियों का प्रतिबिंब, वाहनों का प्रतिबिंब है ना, आसानी से हम देख सकें, छोटे छोटे रूप में हम देख सकें, ताकि एक्सीडेंट से बचें और उसको हम साइड दे सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग सबसे पहले लाइक कर दो, अच्छा तो लग ही रहा होगा ना, शेयर भी कर दो। कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। आप देखिए, कोशिश कीजिएगा स्क्रीनशॉट तो लेने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा मेरी बात को सुनने के लिए। जब आप मेरी बात को सुन करके, पूरा पढ़ करके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तभी आपका स्क्रीनशॉट को फायदा करेगा, क्योंकि मैं लिखता हूं शॉर्ट में, है ना, तभी आपको फायदा करेगा। सर ने क्या लिखा, क्या बोला, तब आपको पता चलेगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वह विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौमा, कहलाता है। यानी ए नंबर में अम्ल कहलाता है, क्षारक कहलाता है, उदासीन कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ये क्या करता है, अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। चलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए सूचक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अम्लीयता, ध्यान दीजिएगा, क्षारीयता और लवणता, है ना। अम्लता, क्षारीयता और लवणता को जो प्रदर्शित करता है, जो बताता है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है 2 नंबर के भी, प्राकृतिक सूचक के नाम लिखें या निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक सूचक है, तो आप लिख लीजिएगा लिटमस पत्र आपका हो गया, है ना, आपका हल्दी हो गया, है ना, आपका प्याज हो गया, आपका क्या हो गया, लौंग हो गया, आपका लाल पत्ता गोभी हो गया, है ना, आपका वेनिला हो गया। ये सब आपका क्या है, प्राकृतिक सूचक होते हैं। आपसे ये भी पूछता है कि मानव निर्मित, है ना, मानव निर्मित सूचक कौन से हैं, मानव निर्मित सूचक कौन से हैं, किन्हीं 2 के नाम लिखें, या ऑब्जेक्टिव्स में आपको दे देगा। तो इसका 2 ही तो है ही, है ना, फिनोफ्थैलिन है, और एक क्या है, मेथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज, है ना,
ऑरेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, लिटमस जो पत्र होता है प्राप्त किससे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लाइकेन से। लाइकेन एक क्या होता है, शैवाल होता है। और इसका रंग कैसा होता है ये भी आपसे पूछता है, तो आप लिख लीजिएगा इसका रंग कैसा होता है लिटमस का, बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब लिटमस पत्र में, तो ये लिटमस पत्र अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, अम्ल क्या कर देता है, नीला को, नीला टू क्या कर देता है, लाल कर देगा। तो समझ लीजिएगा अम्ल है। और क्षार या जो क्षारक होता है, क्षार या जो क्षारक होता है वह लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल को क्या करता है, नीला करता है। और उदासीन विलयन जो रहेगा या जो लवण रहेगा उस पे क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 73 में आपका क्या दिया है, लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ए नंबर में आपका दिया है 17 दिया है, बी नंबर में 30 दिया है, सी नंबर में 26 दिया और सी नंबर में 47 दिया है। तो लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है, 26 होता है। चलिए आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग कुछ लिख लेते हैं, और जो परमाणु क्रमांक पूछता है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, है ना। चलिए आप लिख लीजिएगा कार्बन, ध्यान दीजिएगा, कार्बन संकेत भी और परमाणु क्रमांक भी, है ना। ऑक्सीजन का पूछेगा, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन ओ कितना होता है, 8 होता है। फिर आपका पूछता है सोडियम, है ना, सोडियम का नेट्रियम होता है Na, कितना होता है, 11, है ना। एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कितना होता है ना, 13। ध्यान दीजिएगा, सल्फर, सल्फर एस, है ना, सल्फर कितना होता है, 16, है ना। क्लोरीन, क्लोरीन Cl कितना होता है आपका, 17। उसके बाद पोटेशियम, है ना, पोटेशियम के कितना होता है, 19, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है आपका, Ca कितना होता है, 20। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपसे पूछता है लोहा या आयरन, आयरन कितना होता है, Fe, है ना, Fe फेरस, है ना, कितना होता है, 26। आपसे पूछता है कॉपर या फिर तांबा कितना होता है, Cu कितना होता है, 29। आपसे पूछता है जिंक या जस्ता, है ना, Zn कितना होता है, 30। आपसे पूछता है ना, चांदी, चांदी यानी कि सिल्वर अर्जेंटम Ag कितना होता है, 47 होता है। आपसे पूछता है सोना औरम, है ना, Au कितना होता है, 79 होता है। आपसे पूछता है टंगस्टन, टंगस्टन W बुलफॉर्म कितना होता है, 74 होता है। आपसे पूछता है पारा या मरकरी, है ना, Hg हाइड्रार गैरम, इसका कितना होता है, 82 होता है। कितना होता है, 82 नहीं, 80 होगा, है ना, 80 होगा। आपसे पूछता है लेड, लेड यानी कि प्लम्बम Pb कितना होता है, 82 होता है। इतना से एक से भी ज्यादा आपसे नहीं पूछता है, समानता जो भी रिपीट करता है इतना में ही करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप याद कर लीजिए, एक दो बार दोहराइए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, परमाणु संख्या और संकेत। चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 74 में आपका क्या दिया, निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस है। ए नंबर में आपका दिया हाइड्रोजन, बी नंबर में दिया हीलियम, सी नंबर में दिया ऑक्सीजन और डी नंबर में दिया क्लोरीन। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, हीलियम हो जाएगा। बी नंबर में ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए निष्क्रिय गैस, है ना, निष्क्रिय गैस की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडन है। ध्यान दीजिएगा, इसकी परमाणु क्रमांक 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है और 86 होता है। ध्यान दीजिएगा, हीलियम एकमात्र ऐसा है ना, जिसके बाह्यतम कक्ष में, ध्यान दीजिएगा, जिसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और बाकी सभी के, है ना, सभी के, है ना, बाकी सभी के जो बाह्यतम होते हैं, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, और बल्ब में आपका कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है, और वह भी कौन होता है, आर्गन होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का पूछेगा,
सबसे हल्का निष्क्रिय गैस है ना, निष्क्रिय गैस, तो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर कौन है, हीलियम है। अगर आपसे पूछ देगा सबसे भारी, पूछ देगा सबसे भारी निष्क्रिय गैस, तो आप क्या बताइएगा, रेडॉन बताइएगा, आर्यन बताइएगा, रेडॉन बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पे आप लिख लीजिए उपधातु है ना, उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। वह कौन कौन है, तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है ना, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक एस होता है ना, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी एस्टिवियम है ना, टेलोरियम और पोलेनियम। सबके परमाणु क्रमांक आप याद कर लीजिएगा है ना, 5, 14, 31, 32, 51, 52 और 84। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सोलर सेल में किसका उपयोग करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है सोलर सेल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, या चिप वगैरह बनाने, कंप्यूटर का चिप वगैरह बनाने में, तो आप लिख लीजिएगा सिलिकॉन का है ना, और किसका प्रयोग करते हैं, जर्मेनियम का, और किसका प्रयोग करते हैं, आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। आपसे ये पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में है ना, आवर्त सारणी में ध्यान दीजिएगा, धातु और अधातु को अलग करने वाला, धातु और अधातु को अलग करने वाला, अलग करने वाला कौन है बाबू, तो आप लिख लीजिएगा कौन है, उपधातु है, मिश्र धातु नहीं, उपधातु। इस प्रकार के जो आपका बना हुआ है लाइनिंग, वो आपका क्या है, उपधातु रहता है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका ब्लॉक, ये सब किस ब्लॉक में है, ध्यान दीजिएगा, ये किस ब्लॉक में आते हैं, किस ब्लॉक में आते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और ये गैस भी आपका कितना है, ब्लॉक अगर आपसे पूछ देगा तो आपका क्या होगा, पी ब्लॉक का। एस होता है इस लेफ्ट साइड, पी होता है राइट साइड, और डी होता है बीच में, एफ होता है नीचे। आपसे पूछ देगा निष्क्रिय गैस जो होता है ना, निष्क्रिय गैस का ग्रुप क्या है ना, ग्रुप क्या है, तो आप लिख लीजिएगा 18वां ग्रुप, या 0 ग्रुप भी इसको हम लोग कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन और 75 नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, क्या है, ए नंबर में ओम, बी नंबर में एम्पियर, सी नंबर में कूलम, डी नंबर में आपका दिया जूल। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ए नंबर में है ना, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर आपका ओम। इसको इस प्रकार से सूचित करते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये समझिए कि प्रतिरोध होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण से उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को वो क्या करता है, विरोध करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो विभवांतर, विभवांतर है ना, विभवांतर बटे क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और हम लोग प्रतिरोध को सूचित किससे करते हैं, रेसिस्टेंस आर से, इसको भी से, इसको आई से। तो आर बराबर क्या हो गया, भी बटे आई, या इसी को हम लिख सकते हैं भी बराबर क्या हो गया, आई आर हो गया। आप इसको याद कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछता है कि प्रतिरोध निर्भर करता है किन किन बातों पे, है ना, प्रतिरोध निर्भर करता है किन किन बातों पे, तो 4 बात पे निर्भर करता है। पहला, चालक तार के जो होता है लंबाई, चालक तार के लंबाई पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरा आपका क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, चालक तार के अनुप्रस्थ, ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है ना, काट के क्षेत्रफल का क्या होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर रेसिस्टेंस जो आपका होगा है ना, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हमने तार लिया, अगर मैंने पतला तार लिया तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और मोटा तार अगर लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उल्टा व्युत्क्रम होता है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है ना, चालक के प्रकृति पे, किस पर निर्भर करता है,
चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। सोना का अलग रहेगा, चांदी का अलग रहेगा, लोहा का अलग रहेगा, तांबा का अलग रहेगा। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में है ना। और ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। आप ये भी लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगर ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी की आपका क्या होता है, घटता है ना। अगर आप ताप बढ़ाइएगा तो आपका क्या बढ़ेगा, है ना, प्रतिरोध बढ़ेगा। और ताप को घटाइएगा तो तंग क्या होगा, घटेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का संयोजन जो होता है ना, प्रतिरोधों का जो संयोजन पूछता है कितने प्रकार से होता है, तो आप लिख लीजिएगा 2 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम का होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम का संयोजन होता है। श्रेणी क्रम का संयोजन होता है जिसमें R बराबर हम लोग लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सीधे सीधे में सभी प्रतिरोधों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब दूसरा आपका क्या होता है, समानांतर क्रम का होता है, संयोजन होता है। इसमें 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट जितना रहेगा हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिरोध बढ़ाना हो, है ना, अगर प्रतिरोध क्या हो, अगर प्रतिरोध को क्या हो, बढ़ाना हो, है ना, प्रतिरोध को बढ़ाना हो तो हम लोग क्या चीज में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। अगर प्रतिरोध क्या हो, घटाना हो तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। चलिए इस सेशन में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अधिक से अधिक आप फ्रेंड्स को मेरे वीडियोस को देखने के लिए जोड़िए। इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।